जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम कवर करेंगे अंबेडकर दर्शन और लोहिया दर्शन को। परीक्षा की दृष्टि से जैसे झारखंड जेट, बिहार टेट, नेट, जीआरएफ, इन सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रखेगी। फर्स्ट में अंबेडकरवाद को अध्ययन करेंगे। अंबेडकरवाद किसे कहते हैं? अर्थात स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई एक प्रमुख विचारधारा थी, जिसने दलितों पर होने वाले शोषण दमन के विरोध में काफ़ी उग्र तेवर अपनाया। किन्होंने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला, वे अपने गहन तर्क और चिंतन के आधार पर एक नए सामाजिक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसे आगे चल करके उनके समर्थकों ने अंबेडकरवाद नाम दिया था। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। सेकेंड है, अंबेडकरवाद दलित समस्या को भारत की सबसे बड़ी समस्या मानता है। राष्ट्रीय एकता के नाम पर दलित समस्या को टाल देने की प्रवृत्ति उसे स्वीकार नहीं है। अंबेडकरवाद ने स्वयं कहा था कि दलित समुदाय को सिर्फ देश के एक अंग के रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वह देश से अलग थलग पड़ा हुआ था तथा वंचित अंग है। उन्होंने अपने एक भाषण में साफ तौर पर कहा था कि मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत हितों से ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र की हित है, किंतु यदि दलितों के हित और राष्ट्र के हित के बीच कोई टकराव की स्थिति आएगी तो मैं दलितों के हित को वरीयता दूंगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सेकेंड पॉइंट है, अंबेडकरवाद के अनुसार जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह खत्म किए बिना हम समानता अर्थात इक्वलिटी की बात कर रहा है आदर्श नहीं पा सकते हैं। जाति के खत्म होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि सभी जातियों के लोग समाज में एक साथ उठने बैठने लगे। जब तक जाति की धारणा आम आदमी के दिमाग में पूर्णतः विलुप्त और नष्ट नहीं होगी, तब तक समस्या का समुचित समाधान नहीं हो पाएगा। अंबेडकरवाद के अनुसार जाति व्यवस्था का संबंध हिंदू समाज की धार्मिक मान्यताओं से, क्योंकि हिंदुओं के कई धार्मिक ग्रंथ हैं दोस्तों, जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। इसलिए जाति व्यवस्था को खत्म करने की शर्त है कि हिंदुओं का सिर्फ एक प्रमाणिक ग्रंथ स्वीकार किया जाना चाहिए, जो जातिवाद जैसी गलत धारणाओं का समर्थन न करता हो। यह भीमराव अंबेडकर का कथन था। से सभी ग्रंथों को कानूनी तौर पर निषिद्ध कर दिया जाए। इसके अलावा धार्मिक पदों पर सिर्फ ब्राह्मणों के आसीन होने की परंपरा का भी निषेध किया जाना जरूरी है। पुरोहित जैसे धार्मिक पदों के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था, यदि हिंदू समाज दलितों को मनोवांछित गरिमा प्रदान नहीं करता तो दलितों को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। स्वयं उन्होंने 1956 ईस्वी में अपनी मृत्यु से कुछ माह पूर्व अपने हजारों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यही वे नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा था, बौद्ध धर्म सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि न तो इसमें मनुष्यों के बीच भेदभाव और न ही इस लोक से परे किसी दूसरे लोक की झूठी या नकली कल्पनाएं बताती है। ये भीमराव अंबेडकर का कहना था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, अंबेडकरवाद दलितों की मुक्ति की बात नहीं करता, बल्कि यह महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों की मुक्ति पर भी बल देता है। किंतु यह मार्क्सवादियों की तरह यह नहीं मानता कि मानव समाज की मूल समस्या गरीबी या आर्थिक शोषण की है, और न ही नारीवादियों की तरह इस विचार का पक्षधार है कि समस्या लिंग विभेद की
इसका मानना है कि भारतीय समाज की मूल समस्या जातिगत भेदभाव की है, से समस्या उससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान भारतीय राजनीतिक में अंबेडकरवाद का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसका पहला महत्वपूर्ण उदाहरण है काशीराम द्वारा 1978 में स्थापित बामसेफ, ठीक है, जो कि जिसका सीमाओं को देखते हुए 1981 में उन्होंने DS4 अर्थात दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DSSS का गठन किया। 1984 में किया गया यह वर्तमान समय में अंबेडकरवाद पर आधारित सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। DS4 को ही भंग करके बहुजन समाज पार्टी अर्थात BSP का निर्माण किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र में नामदेव ढसाल द्वारा स्थापित दलित पैंथर्स पार्टी, ठीक है। हाल में उत्तर प्रदेश में दलित राज्य द्वारा स्थापित इंडियन जस्टिस पार्टी इसी विचारधारा के अन्य उदाहरण है। महाराष्ट्र में रामदास अठवाले की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी विचारधारा से प्रभावित है। तो ये हो गया क्या, तो अंबेडकरवाद का दर्शन, अंबेडकरवाद से कितने लोग प्रभावित हुए, अंबेडकर जी ने क्या क्या विचारधाराएं रखी भारत के सामने, और उन्होंने देश को पहले रखा कि दलित को, ये सारे चीज़ हमने इस क्लास में कवर किया हूँ। सेकेंड महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हूँ लोहिया दर्शन। अब इसके बारे में भी समझेंगे कि लोहिया जी कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, ये किस विचारधारा को मानने वाले थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनका पूरा नाम क्या था, राम मनोहर लोहिया। जन्म यदि आपसे पूछेगा 23 मार्च 1910 को उत्तर के अकबरपुर अंबेडकर नगर जनपद नामक हून व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी प्रखर चिंतक थे। इनके दार्शनिक चिंतन, सामाजिक विश्लेषण की परी में मार्क्सवाद, भारतीय परंपरा, गांधी जी के प्रयोग तथा उन शोध निर्देशक बनर सुधारी और स्पष्ट परिलक्षित किया जा सकता है। सन 1967 में पूर्व सोशलिस्ट पार्टी को जो अनुगुज हिंदुस्तान राजनीतिक पटल पर थी, उसके पीछे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चिंतन, जन संघर्ष तथा कार्य के प्रति अटूट निष्ठा और ईमानदारी थी। उन्होंने न केवल समाजवाद को भारतीय चिंतन की मूल धारा से जोड़ने का प्रयास किया, बल्कि उसे मूर्त रूप देने का भी भगीरथ प्रयास किया। समाजवादी लोहिया, उन्होंने समाजवादी विचारधारा का विवेचन एशिया के विभिन्न समस्याओं को केंद्र में रखकर किया। अपनी पुस्तक मार्क्स, गांधी तथा समस्याएं में समाजवाद संबंधी अपने विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने गांधीवाद तथा मार्क्सवाद जैसी दो विचारधाराओं के मध्य सूत्र का कार्य किया। उन्हीं के शब्दों में, गांधी तथा मार्क्स के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोष है। उन्होंने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या को अपनाया, किंतु मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। वे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को अनावश्यक, असंगत मानते थे। उनके अनुसार मानवता के दो विकल्पों के मध्य जूझती रही, वर्ग और जाति। नेक्स्ट पॉइंट है, जाति और वर्ग में सतत संघर्ष चलता रहता है। यदि जाति दक्षिणपंथी और अस्थायी शक्तियों को प्रतिनिधित्व करती है, तो वर्ग सामाजिक गतिशीलता होती है। ये राम मनोहर लोहिया का कथन था, ठीक है, कहना था। और नेक्स्ट पॉइंट है, मानव इतिहास जाति और वर्ग के अंत द्वंद्व की कहानी है, और डॉक्टर लोहिया ने रूसी साम्यवाद की तीव्र भर्त्सना की है, जहां व्यक्तिगत स्वच्छंद को औद्योगिक विकास के लिए कुचल दिया था। उनकी मान्यता थी कि सत्य की विजय धूर्तता और छल छम से नहीं हो सकती है, अर्थात सत्य की विजय कभी भी आप किसी गलत तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्म दक्षिण पंथ तथा राजनीति को मिलाने की पक्षधर नहीं थे, क्योंकि इससे सांप्रदायिक सद्भाव में तनाव और कड़वाहट पैदा हो
सकती है, ये राम मनोहर लोहिया का विश्वास था। एशियाई सामाजिक व्यवस्था में नौकरशाही विशेषकर बढ़ते हुए अनुचित प्रभाव से वंचित अर्थात चिंतित थे और नवीन समाजवाद को स्थापित करना सरल नहीं था। उसके लिए वह कुछ सुधारकों को अनिवार्य समझते थे। उनमें विश्व संसद की स्थापना, पूरे विश्व के जीवन स्तर का सुधार, उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में समाजवाद स्थापित करने का प्रयोजन। व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने चौखुबा योजना प्रस्तुत की, इस योजना में उन्होंने राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया। चौखुबा योजना के अंतर्गत ग्राम मंडल, प्रांत केंद्र, इन शक्तियों को विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देश की मातृभाषा को प्रतिष्ठित करने के लिए भी अहम योगदान दिया, क्योंकि चीन हो, रूस हो, अमेरिका, ये सब सारे कंट्री में अपने ही मातृभाषा के माध्यम से इतना बड़ा देश को आगे ले गया, इतना बड़ा देश खड़ा किया है। वहाँ पे कोई दूसरे विदेशी भाषाओं का सहारा नहीं लिया गया। तो ये राम मनोहर लोहिया का विश्वास था कि मातृभाषा अर्थात हिंदी को उन्होंने प्रतिष्ठित करने का बहुत बड़ा योगदान निभाया है। उन्होंने गरीबों एवं शोषित को अपने अधिकारों की मांग के लिए मुखर किया। साथ ही उन्होंने पेट की समस्याओं, ठीक है, अर्थात भूखे लोगों की पेट की समस्याओं को ही नहीं अपितु मन की समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भारतीय सभ्यता और संस्कृति से अथाह प्रेम था। उनके संस्कारों में इसकी झलक विद्वान थी। उसमें भारत की आध्यात्मिकता, पश्चिम की कार्य क्षमता का मिश्रण था। उसका नारा था, मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं। वह अन्याय के विरुद्ध लड़ाई ही प्रेरणा स्रोत है। वह पूरे विश्व में सकारात्मक बदलाव के पक्षधर थे। उनका दर्शन विश्व शांति का दर्शन माना जाता है। निरस्त्रीकरण, विश्व विकास समिति, अंतर्राष्ट्रीयवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनः गठन, ठीक है, और विश्व सरकार की उनकी योजनाएं, उन्होंने विश्व नागरिक और उनके दर्शन को विश्व दर्शन सिद्ध करती है। यदि बात करेंगे आर्थिक विकास की रूपरेखा, तो उनकी मान्यता थी कि गांधीवादी सत्याग्रह तथा आर्थिक राजनीतिक, ठीक है, क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण को अपनाए जाने की नीति के माध्यम से ही मार्क्सवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर लोहिया इस बात को स्वीकार करते थे कि आर्थिक विकास और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांधीवादी दर्शन से बढ़कर अन्य कोई तकनीक नहीं था। ये राम मनोहर लोहिया का ये स्वीकार करना था, ये उनका मकसद था। महात्मा गांधी की तरह डॉक्टर लोहिया भी बड़ी मशीनें लगाने के विरुद्ध में थे। इस सत्य को जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए मर्यादा, आयाम या सीमा असीमा का ध्यान रखना होगा। मार्क्सवाद भौतिक उत्पाद और संतुष्टि तो प्रदान कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक शांति नहीं। भौतिक संतुष्टि समाजवाद का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। दोस्तों, विशेषाधिकार वाले शोषक वर्ग का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से करते हैं। पॉइंट क्या है? विशेषाधिकार वाला वर्ग संपत्ति, जाति और भाषा का आधार पर है। वर्ग का संगठन अर्थात गठन नौकरशाह अधिकारी, ख में उच्च मध्य वर्ग और ग में निम्न मध्य और सर्वहारा वर्ग। तो ये है जात, संपत्ति, जाति और भाषा के आधार पर ये तीन तरह के लोग बांटे गए हैं: नौकरशाह अधिकारी, उच्चतम मध्य अधिकारी, निम्न मध्य अधिकारी और सर्वहारा। समाज में व्याप्त विसंगतियां को समझाने के पश्चात डॉक्टर लोहिया ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ नीतियों का प्रतिपादन किया, जो जाति नीति, भूमि अन्य नीति, आय नीति, मूल्य नीति, राष्ट्रीय श्रम नीति, भाषा नीति इत्यादि को उन्होंने अपनाने को कहा था। इसे दूर करने की बात कही थी, क्योंकि सभी लोगों के बीच में समानता आ जाएगी तो धीरे धीरे समाज जो है आगे और निकलेगा, विकसित होगा। सप्त क्रांति एक दृष्टि है, ठीक है। डॉक्टर लोहिया ने 7 क्रांतियों की अवधारणा इस रूप में प्रस्तुत किया था: नर नारी को समानता के लिए, ठीक है, उन्होंने मनुष्य अर्थात महिला पुरुष को समान अधिकार दिए।
रंग भेद के कारण राजकीय, आर्थिक, वैचारिक असमानताएं के विरुद्ध अर्थात सप्त क्रांति का एक दृष्टिकोण दिया गया था। संस्कारगत जन्म जाति प्रथा के विरुद्ध पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करने के लिए कहा था। और 6 पॉइंट है पर्दे की गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज्य के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, व्यक्तिगत पूंजी संबंधी विषमताओं के विरुद्ध और आर्थिक समानता के लिए। ये पॉइंट इन्होंने जो सप्त क्रांति के रूप में जाना जाता है दोस्तों, कभी पूछेगा सप्त क्रांति किसके द्वारा दिया गया था, तो आप सदैव याद रखेंगे राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। वैचारिक पृष्ठभूमि अधिक कहा जाए तो निजी जीवन में अनाधिकार आवश्यक हस्तक्षेप के विरुद्ध में तथा लोकतंत्रीय पद्धति के लिए, अस्त्र शस्त्रों के विरुद्ध तथा सत्याग्रह के लिए। डॉक्टर लोहिया के शब्दों में आज संसार के बड़े बड़े आंदोलन और क्रांति का युग है, उनको समझना उतना ही जरूरी है। हम संसार की उन्नति में अपना हिस्सा बटाएंगे, इसलिए हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने में मदद मिले। विश्ववादी व्यक्तित्व। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्ववादी व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति थे। वे अंतर्राष्ट्रीय एकता पर बल देते थे, राष्ट्रवाद के पक्षधर थे, वे विश्व एकता के अधिवक्ता थे। उन्होंने अपनी एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखी है, शुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीयवाद तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक उसके समर्थक तथ्य को अनुभव नहीं करते। विदेश नीतियों का वर्तमान संघर्ष और सभ्यताओं का संघर्ष है और उसके ऊपर विजय विश्व के मस्तिष्कों को एक प्रेरक प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास बोधक। ठीक है, अर्थात राम मनोहर लोहिया एक इतिहास बोधक थे और विषय विचारक अरस्तु के सिद्धांत से समानता रखते थे। उन्होंने मार्क्स के आर्थिक विवेचन का सिद्धांत को स्वीकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंगलवादी दृष्टिकोण को भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिंगलवादी दृष्टिकोण को भी स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर लोहिया ने इतिहास के संबंध में अपने विचारों का प्रसार अपनी कृति में किया है। इस प्रकार उन्होंने कोणार्क, नालंदा, अजंता, एलोरा आदि में अंकित मूर्तियों, भित्ति चित्रों का एक दिव्य प्रतिभा के दर्शन किए हैं। दोस्तों, उन्होंने इन सभी जगहों पर भी जा कर के वे दर्शन किए हैं। तो इस तरह से हमें आज की क्लास में आपको हमने बताया अम्बेडकरवाद और लोहिया दर्शन के 2 टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया हूँ। तो यहीं पे मैं आज की क्लास में समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।